हमारे बड़े लीडर, अजीम लीडर, और हमारी मुल्क की बदकिस्मती कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। मुल्क बनने के बाद वो ऊपर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद बड़े मेरे इख्तिलाफ भी होंगे जुल्फिकार अली भुट्टो से, लेकिन वो भी एक खुददार लीडर था। उसको साजिश करके तब भी मुल्क के अंदर जो मीर जाफर बैठे थे उनको उसको गिराया और उसको फांसी चढ़ाई। वो भी आजादी की बात करता था। और उसके बाद ये जो इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर आया साजिश के तहत, बैरूनी साजिश और यहाँ हैंडलर जो लेके आए। अब ये देखें, ये मैंने सारी दुनिया फिरा हूं, अपनी मेरी उम्र जितनी हो गई सारी दुनिया देखी है। मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को ये बातें नहीं करते देखा जो इसने यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल अभी आया हुआ था एंटोनियो गुटेरेस, उससे पैसे मांग रहा था, जरा ये सुने वो क्या कहता है। General Secretary, and I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. अब मैं उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ इसका। चकवाल, ये उर्दू में तर्जमा सुनो। वो ये कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल साहिब, आप जो भी हमें पैसा देंगे या आप जो भी दुनिया से हमें पैसा इकट्ठा करके देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो हम पैसा चोरी नहीं करेंगे, दयानतदारी से खर्च करेंगे लोगों पे। अब शहबाज शरीफ, तुम इस मुल्क में तो ड्रामे करते रहे, शोबाजियां करते रहे, इश्तिहारों के अंदर तरक्की भी तुम्हारी होती रही, अरबों रुपया कौम ने खर्च किया, कौम का पैसा, टैक्स का पैसा आपने खर्च किया अपने इश्तिहारों में कि पंजाब स्पीड और जो भी आपने ड्रामे किए। अब आपका ख्याल है कि वो सेक्रेटरी जनरल को आप जब कह रहे थे कि सर हम आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे, ठीक खर्च करेंगे, आपको ये नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उसने पूरी एक टीम बिठाई हुई है, जिस टीम का मकसद क्या है कि वो पता चलाए कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं। इसको कहते, एक पैनल माइशियत के एक्सपर्ट्स, माहिरीन को बिठा के उन्होंने ये रिसर्च करवाई कि अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं। उस पैनल ने क्या 2 साल की रिसर्च के बाद किस नतीजे पे आए? उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब मुल्क में फासले एक वजह से बढ़ रहे हैं कि गरीब मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं कि वो मुल्क का पैसा चोरी करके, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं और बड़े बड़े लंदन में बड़े बड़े महल खरीद लेते हैं और ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा रख देते हैं। तो जब गरीब मुल्कों के अपने
बड़े बड़े ओहदेदार उसी मुल्क का जब पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, मुल्कों का दिवालिया निकल जाता है। वो सेक्रेटरी जनरल को खुद पता है इस चीज का कि 60% चकवाल 60% जो पाकिस्तान के वजीर बनाए हुए हैं वो जमानत पे हैं, उनके करप्शन के केसेस हैं, वो जमानत पे बैठे हुए हैं। तो वो किस मुंह से तुम्हें पैसे देगा? कभी चोरों को भी कोई पैसा देता है? उसको पता है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, जिधर 16 अरब रुपए तुमने अपने रमजान शुगर मिल के नौकरों के नाम पे लिए। एक मकसूद चपड़ासी के नाम 4.25 अरब रुपया लिया। 4.25 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए थी। और वो मकसूद चपड़ासी भी आते साथ ही तुम्हारे मर गया। 3 और गवाह भी मर गए, सब हार्ट अटैक से मर गए। और फिर डॉक्टर रिजवान जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से मर गया। तो उस सेक्रेटरी जनरल को सारा पता है। वो तुम्हें इसलिए आज दुनिया पैसे नहीं दे रही। इतना बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान में, क्यों दुनिया पैसे नहीं दे रही? क्योंकि दुनिया को पता है कि इस वक्त बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर डाकुओं को बैठा दिया है, चोरों को बैठा दिया है। कोई चोरों को पैसा नहीं देता। और आपको मैं आज बता रहा हूं, 8 घंटे के अंदर इसी कौम ने 14 अरब रुपया हमें दिया टेलीथॉन में मुतासरीन के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के बाद पैसे नहीं, उसके बाद प्रॉपर्टीज नहीं, उसके बाद और जो भी इमरान खान का बाहर था सब बेच के आज पाकिस्तान ले आया, या चोरी करके पैसा बाहर लेके जा। कौन आपको पैसा देगा? और यही नहीं, चकवाल क्या समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? चकवाल तुम तैयार हो ना सारे? मैंने तुम्हें कॉल दे दी है। आपने मेरे साथ इन चोरों को शिकस्त देने के लिए निकलना है। आपको क्रिकेट के उन्होंने, जिस जमाने में मैं क्रिकेट खेलता था, आपको क्रिकेट के उन्होंने थोड़े से शॉट्स दिखाए। नौजवानों मेरी बात सुन लो, नौजवानों आपके लिए मैंने अपनी 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? वो क्या मैंने सबक सीखा कि जो इंसान हार नहीं मानता उसको हार हरा नहीं सकती। हारता इंसान तब है जब वो हार मान जाता है, और इमरान खान ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। इन्होंने जब मुझे बैरूनी साजिश के तहत मेरी जब गवर्नमेंट गिराई तो ये समझे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कहेगा जी अच्छा अगली इलेक्शन की इंतजार करूंगा। इनको ये पता होना चाहिए था कि इमरान खान अपने पैर पे खड़ा होके अगर इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा था। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। वो नवाज शरीफ की तरह जनरल जनानी के घर पे सरिया लगाते लगाते नहीं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना था। 22 साल मेहनत की। थोड़े से लोग थे मेरे साथ,
मैं याद है पहली दफा 26 साल पहले चकवाल आया, थोड़े से लोग थे, थोड़े 10, 15, 20, 50 लोग से शुरू किया। अपनी इस मुल्क में लोगों के पास घर घर गया, सारे मुल्क में फिरा, अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत बनाई तो उसकी बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे। इसलिए मैंने अपनी जमात का नाम रखा इंसाफ की तहरीक, क्योंकि कोई माशरा इंसाफ के बगैर ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये निजाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने क्या कहा कि वो कौम है चकवाल। ये जरा आज मेरी बड़ी गौर से आपने बात सुननी है, क्योंकि उसके बाद मैं तहरीक में निकलने लगा हूं। मैं ये कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा, कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, चकवाल नौजवानों, ये आपके लिए खास तौर पे मेरा काम है आपकी तरबियत करना। मैं आपका बाप की तरह हूं, और मैं जिस तरह अपने बेटों को समझाता हूं कि आपके सामने दो रास्ते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ अल्लाह से आप मांगते हैं वो रास्ता जिस पे अल्लाह ने लोगों पे नेमतें बख्शी। नहीं जाते क्यों? आप अल्लाह से कहते हैं वो रास्ता नहीं जो तबाही का रास्ता है। आप सबके सामने दो रास्ते, एक रास्ता है कि इन चोरों की हम गुलामी करें, ये तबाही का रास्ता। दूसरा रास्ता कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलते हुए राय हक पे खड़े हों, अमर बिल मारूफ जो कुरान में अल्लाह में हुक्म देता है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। अगर आपकी कैबिनेट 60% लोग चोरी के ऊपर जमानत पे हो, आसिफ जरदारी जैसा डाकू वो और उसका देसी विलायती बेटा अगर वो आज वजीर हो, और शहबाज शरीफ जैसा डाकू वो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, तो मेरी कौम सुन लो, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 5 महीने में इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, जरा गौर से सुनो। मैं आपको अदाद और शुमार बता रहा हूं कि इस मुल्क से हुआ क्या है 5 महीनों में। जब इन्होंने हमारी हुकूमत कराई और इन्होंने सबने एक बात कही कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ गई, इमरान खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इनके साथ इनके लिफाफे सहाफी जो पैसे लेके अपने जमीर बेचते हैं, और वो मीडिया हाउस, और आपको सबको पता है वो मीडिया हाउस जिसको पैसे दे के जो मर्जी मुल्क के खिलाफ करवाना हो करवाओ, चोरों को भी चोरी भी बचाने के लिए तैयार। इन सबको इन्होंने मिला के हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि माइशत तबाह हो गई, महंगाई आसमानों पे चली गई, महंगाई मार्च कर दी, देसी विलायती बिलावल ने महंगाई मार्च कर दी, फजल रहमान डीजल ने 2 धरने दे दिए।
डीजल इस्लामाबाद आ गए कमेंट कराने के लिए। कोई FIR नहीं काटी, कोई रास्ते नहीं रोके, कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने कहा तुम्हारा जमहूरियत क्या, आ जाओ। जब आप जरा गौर से एक एक चीज नोट करें, जो मैं कह रहा हूं, जिनको अपना फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, आप गूगल करके सारी आप चीज चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। जिस दिन इन्होंने अदम एतमाद किया हमारे ऊपर, जिस दिन उन्होंने अदम एतमाद किया, तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। फिर से सुन लो, $1 पाकिस्तान में उसकी कीमत 178 रुपए की थी। उस वक्त पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर था। नोट कर लो, ये 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम है। आज डीजल 150 रुपए से पहुंचे 250 रुपए पे, 100 रुपया महंगा। आलमी मंडी में तेल कम, डीजल ज्यादा, पेट्रोल आज 80 रुपया ज्यादा महंगा, जबकि तेल कम इंटरनेशनल मंडी में। बिजली, जिन के पास बिजली के बिल आए हैं, सुनो, हम 16 रुपए यूनिट पे बिजली हमारे जमाने में थी, आज 36 रुपए यूनिट पे, और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट से भी ऊपर चली गई है। 3 गुना ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ गई है। गैस, ये सर्दियों तक IMF कह रहा है 250% ज्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई, आटा 55 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया और कई जगह मिल ही नहीं रहा। चावल, मैं ख्वातीन बैठ के इनको सब पता ही है मैं क्या कह रहा हूं। चावल क्या 100 रुपए से 220 रुपए पे। सुनते जाएं, ये वही 5 महीने के अंदर जिन्होंने कहा था कि महंगाई कम करें, सुने आज अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। आज सारे लोग महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं। और कितने वो अखबार जो हमारे जमाने में और ये जो मीडिया लोगों को कहते थे महंगाई है, आज क्यों चुप हो? बताओ लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है आज। और अब दूसरी बात सुने जरा पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं आपको पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है आपके मुल्क से। ये जो इन्होंने अमेरिकियों के साथ मिलकर, यहां के गद्दारों ने जो साजिश की, सारी कौम को पता होना चाहिए उन्होंने क्या किया हमारे साथ। हम जब, और ये एक माइशत के ऊपर हर साल हुकूमत एक पेपर प्रिंट करती है जो माइशत का जायजा लेती है, और उसको कहते हैं इकोनॉमिक जर्नल ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कहती है? वो इस हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट की, इस हुकूमत ने, हमने नहीं की। वो क्या कहती है? पाकिस्तानियों, 17 साल में, हमारे तीसरे और चौथे साल में, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा हमारी माशी तरक्की हुई, 5.6%, और 6% चौथे साल पे। ये 17 साल के बाद मुल्क की माशियत ऊपर गई।
हमारी 17 साल के बाद इंडस्ट्री सनत 11% के ऊपर आगे बढ़ रही थी। हमारे किसानों के पास कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 साल में आया। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी। गन्ने के जो बेचारे किसान थे, हमने शुगर माफिया से उनको पूरी कीमत लेने दी, पूरा पैसा दिलवाया। हमने खादें नीचे रखी। ट्यूबवेल पे हमारे दौर पे यूनिट 8.5 रुपए यूनिट था, आज 36 रुपए यूनिट है। किसानों का इन्होंने माशी कत्ल कर दिया। डीएपी 8,000 हमारे दौर में आज 14,000 है। पोटाशियम 4,000 हमारे दौर में थी, आज वो 16,000 पे चली गई है। महंगाई आसमानों पे, बिजली आसमानों पे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैं आज सवाल पूछता हूं, हर उस गद्दार ने, हर गद्दार से सवाल पूछता हूं जो ये इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत जिन्होंने हमारे ऊपर मसलत की, आज हमारा रुपया गिर रहा है। रुपए गिरने से नौजवानों, मेरा काम है फिर से आपको बताऊं आगे होने क्या वाला है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे जमाने में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 2018 में, जो टोटल पाकिस्तान में डॉलर आ रहा था रेमिटेंसेस से और एक्सपोर्ट से, वो 43 अरब डॉलर था। सुन लो, 43 अरब डॉलर था। और इन्होंने जो कर्जा छोड़ के गए थे 20 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा था। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कोरोना के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद, पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर जाने के बावजूद, हम 16 अरब रुपए का, 16 अरब डॉलर का बैरूनी खसारा छोड़ के गए। लेकिन हमारी जो आमदनी थी वो 63 अरब डॉलर पे गई। 20 अरब डॉलर हमने आमदनी अपनी बढ़ाई। तो हम वो जब पाकिस्तान छोड़ के गए थे, जो इन्होंने कहा था बहुत बुरे हालात है, हमारी फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज 20% बंद हो चुकी है, मोटरों की और मोबाइल फोन की 50% बंद हो चुकी है। तो मैं आज पूछता हूं हर उस गद्दार से कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये जुल्म किया है, ये कौम भी ना आपको माफ नहीं करेगी और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ है आज, जो आज महंगाई में हमारी आवाम पिस रही है, जो गरीब की तकलीफ है, कोई माफ नहीं करेगा। और मैं अब एक और चीज के ऊपर, चकवाल सुन लो जरा, ये मैं अपनी तकरीर की खत्म करने पे जा रहा हूं, लेकिन बड़ी जरूरी आपसे बात करनी है पहले। और वो ये कि मैंने कहा, चकवाल सुनो जरा, मैंने कहा कि जो आर्मी चीफ है उसको मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो कौम, जिस कौम में मेरिट होती है,
वो हमेशा आगे निकल जाती है उन कौमों से जिधर मेरिट नहीं होती। एक क्रिकेट टीम जो मेरिट पे सिलेक्ट होती है वो हरा देगी उस टीम को जो उसकी जिस मुल्क की आबादी ज्यादा भी हो, लेकिन जिधर सिफारिशी आ जाते हैं। तो मैंने जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। जो दो उनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब मुझे यह बताएं, पीपल्स पार्टी अगर जरदारी अपने देसी वलायती बच्चे को जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बारिश आता है पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला है? इत्तेजाज आसन जैसे दानिश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन, बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। और अगर दूसरी तरफ मेरिट होती तो नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ का बेटा हमजा, जिसको टुकड़ी भी कहते हैं, पंजाब का वजीर आला बनना था और ना मरियम बीबी ने बनना था नून लीग की शहजादी। वो शहजादी बनी हुई है। चौधरी निसार पुराना मंजा हुआ सियासतदान, वो नून लीग से अलग इसलिए हुआ कि कहां चौधरी निसार और कहां मरियम, समझ ही नहीं है इनको। पहले तो इनको मेरिट की नहीं समझ, इन दोनों को, चोरों को। दूसरा, इनका अरबों डॉलर मुल्क से चोरी करके बाहर ले गए हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके बड़े बड़े जो महलात हैं, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, जिधर इनके पैसे पड़े हैं ये उन लोगों के गुलाम हैं। ये कभी इस मुल्क की आजादी के लिए नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिन मुल्कों के अंदर इनके पैसे पड़े हैं उन मुल्कों के ये गुलाम इसलिए हैं कि वो जब चाहे इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अभी तक जो 4 बड़े बड़े महलात इन्होंने लंदन में लिए हुए और या इसके बेटे ने 10 अरब के हसन शरीफ घर में ठहरा, एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया, क्योंकि पाकिस्तानियों आपका चोरी किया हुआ पैसा बाहर गया। तो ये चोर सरदारी, जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, जिसके ऊपर बाहर के अखबारों में मजमून आए हुए हैं इनकी चोरी पे, क्या ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या ये सिलेक्ट करेंगे? बताओ, इनको आप देंगे सिलेक्ट करने के लिए? और फिर नवाज शरीफ मफरूर है। नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया। मुशर्रफ के दौर पे भी ये झूठ बोल के बाहर गया था, कहता था मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर सऊदी शहजादा आया और उसने पाकिस्तान में मुआहदा दिखाया कि इसने 10 साल का मुआहदा करके बाहर भागा था। अब फिर झूठ बोल के जी वो नवाज शरीफ, उसकी सेहत इतनी खराब है
फिर बार भाग गया और शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा, ये बीमार है, झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है। तो क्या ये आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? DGISPR सर ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और जरा मैं अब आपको थोड़ी सी वीडियो दिखा दूं, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने जिसको सिलेक्ट किया अपनी बेटी को, बेटी ने 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, 1 घंटा जिंदगी में काम नहीं किया, उसको पता ही नहीं है मेहनत क्या। बेटी की जो सबसे बड़ी, नवाज शरीफ की बेटी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी जो सिफ्त है वो ये है कि झूठ बोलने में उसने PhD ली हुई है। ये जरा आप सुने, मरियम से किसी ने पूछा कि जनाब आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, मरियम से पूछा कि आपके अरबों रुपए के बाहर महलात हैं, ये आज से 10 साल पहले। तो मरियम बीबी क्या कहती है जरा सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज में कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इवेंट की बात है। बेचारी के पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेचारी वो एहसास प्रोग्राम में इसने अपनी दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे कोई घर दे दे। अच्छा नौजवानों एक चीज और याद रखना, कभी एक हदीस ना भूलना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि शैतान इंसान के गुनों को नशर करता है, अल्लाह अल हक है, उसका वादा है कि सच सामने आना है, सच का खुदा है। तो ये तो दावा कर दिया कि मेरी लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसको नहीं पता था कि अल हक ने 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ कर देना है। पैनामा पेपर्स, एक दुनिया में इंकशाफ हो गया कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी छुपाई हुई थी वो सारा सामने आ गया। तो जब वो सामने आया तो चकवाल ये गौर से सुने, मरियम के भाई क्या कहते हैं। बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक नेम के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज वेस्कॉन लिमिटेड, पंजीसन लिमिटेड मैंने उनको फोन करती हैं और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। ना तो सिर्फ वो हमारे हैं बल्कि वो जो कह रही थी 4 साल पहले कि मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो उसकी थी प्रॉपर्टी। अरबों रुपए के लंदन के 4 महलात मरियम के नाम पे थे। अब मैं मरियम को एक चीज आपको मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी किसी को इतने सीधे मुंह से झूठ बोलते नहीं देखा। अब ये जरा देखें कि मरियम से किसी ने पूछा, जब पूछा
फिर ये तो आपकी प्रॉपर्टीज है, पैसा किधर से आया? तो मरियम आप क्या कहती है, जरा ये देखें। वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। सुन लिया? उसने कहा कि अब बाप का तो कह नहीं सकती थी कि बाप के पैसे से खरीदे हैं, क्योंकि बाप ने तो अपनी इनकम टैक्स में बताया नहीं था कि पैसे हैं उसके पास। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे दादा थे, क्योंकि दादा दुनिया में नहीं थे तो किसी ने पूछना ही नहीं था। तो बड़े सीधे, आपने वैसे शक्ल देखी, ऐसे सीधे मुंह से उसने कहा कि मेरा दादा अरबोपति था। अच्छा, अब जरा ये देखें, अब मरियम का दादा शहबाज शरीफ का वालिद था, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का भी वालिद था। वाली साइड पे झंडे भेजे